गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दो कहानियाँ पढ़ी थी। एक कहानी थी बेल्जियम की और दूसरी कहानी थी कहाँ की थी? श्रीलंका। गॉट इट? आपको पता है कि दोनों जगह क्या हुआ। बेल्जियम में लोग समझदार थे। उन लोगों ने ये जाना कि लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक दूसरे की पैंट खींच के कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब लोग अगर प्रॉपरली रहते हैं तो हैप्पीनेस रहेगी। तो वही एग्जैक्ट हुआ। बेल्जियम में उन लोगों ने प्रॉपरली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आपको पता होगा वहाँ पे डच और फ्रेंच लोग थे, बराबर। और अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी कौन लोग थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे, वो लोग मेजॉरिटी में थे। तो उनने क्या किया, जोर ज़बरदस्ती किए माइनॉरिटीज़ के साथ। तो फाइनली उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? बच पाए क्या कोई? नहीं। वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और बहुत हज़ारों लोग मरे, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की लाइवलीहुड छीन ली गई उन लोगों से, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हाँ, पावर शेयरिंग ज़रूरी है, पर क्यों ज़रूरी है? दिमाग ख़राब है क्या? हमको तो मज़ा आ रहा है लड़ाई करने में। आ रहा था ना मज़ा? सिविल वॉर हुआ, निकाल रहे बंदूक, ठोक दे, बिल्कुल मज़ा तो आ रहा था। पर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? तो उसके पीछे दो रीज़न है जो आप लोगों को पढ़ना है। कितने रीज़न बोला? देयर आर टू मेन रीजन्स। बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स तो होंगे, पर आपके बुक में दो मेन रीजन्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो रीज़न है, सबसे पहला है, उसको हम लोग कहेंगे प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, पहला रीज़न क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीज़न। अगर आप हिंदी में बोलो, प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण। मतलब वो रीज़न बताओ जो एक्चुअल रीज़न है, ठीक है, मतलब कंपलसरी, जो आपको दिमाग में आता है। अब आप खुद सोचिए कि पावर शेयरिंग से क्या होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम। आपको पता है वहाँ पे प्रॉपरली पावर शेयरिंग की गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहने लगे। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर शेयरिंग की जाए तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छीना झपटी के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कम। तो वही सबसे पहला रीज़न है। क्या रीज़न याद रखेंगे आप लोग? पहले रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न में कि पावर शेयरिंग क्या करता है भाई? रिड्यूस करता है द पॉसिबिलिटी। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी? लड़ाई झगड़ा ना हो। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके बीच में बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, मतलब जितने भी कम्युनिटी होंगी, ग्रुप्स होंगी, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके चांसेस को पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। जैसे कि कहाँ हुआ था? वो चीज़ हुई थी बेल्जियम में। बेल्जियम में प्रॉपर पावर शेयरिंग की गई थी, इसीलिए वहाँ पे कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही होता है सिविल वॉर, ठीक है। तो पहला रीज़न यही है कि अगर पावर शेयरिंग की जाए तो दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो पहला रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि इससे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो लोग चाह कर भी, समझ रहा बोला हूँ, चाह कर भी मतलब विलिंगफुल्ली, मतलब पूरा विल चाह भी लेंगे तब भी वो माइनॉरिटीज़ को के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। मतलब क्या होता है, ये पावर शेयरिंग प्रिवेंट करता है किसको प्रिवेंट करता है भाई? मेजॉरिटी लोगों को। मेजॉरिटी फ्रॉम किस चीज़ से करता है? फ्रॉम इम्पोजिंग मतलब थोपना। जैसे नहीं कि हम लोग के ऊपर थोप दिया गया है, आपको पावर शेयरिंग पढ़ना है, कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं, पढ़ना है, ठीक है। इट्स विल मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं, ऑन अदर्स। और अदर्स मतलब क्या? अदर्स मतलब माइनॉरिटी। हमने देखा था सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया था श्रीलंका में। वो लोग अपनी ज़बरदस्ती की जितनी भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो सब कुछ, आकांक्षाएं नहीं, इच्छाएं, विल, वो सब कुछ माइनॉरिटी पे थोप दिया।
ठीक है, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि ये माइनॉरिटी लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, मेजॉरिटी वाले चाह कर भी माइनॉरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़, सही वाला छेड़छाड़, ठीक है। तो ये तो था प्रूडेंशियल रीज़न। तो आप 2 रीज़न याद रखेंगे फटाफट खटाखट। क्या रीज़न था कि अगर वहाँ पर पावर शेयरिंग हो तो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में चिंगड़ नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। होता भी होगा तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट आप याद रखोगे वो ये होगा कि जो मेजॉरिटी होती है ना, वो चाह कर भी माइनॉरिटी के ऊपर अपना विल, अपनी इच्छाएं वो थोप नहीं पाती हैं, ठीक है, इम्पोज नहीं कर पाती हैं। तो ये तो था प्रूडेंशियल रीज़न। अगर सेकंड हम बात करें तो सेकंड रीज़न है मोरल रीज़न, ठीक है। मतलब मोरल वैल्यूज़ भी पढ़ लेते हैं कि भाई क्या रीज़न है ऐसा कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो पहला रीज़न, इसको मतलब हम कह सकते हैं एक्चुअल रीज़न, ठीक है। पहला आपको पता है कि पावर शेयरिंग इट इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग को पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या, पीपल्स रूल। पीपल रूल मतलब क्या, पीपल को कब रूल करने दोगे भाई, जब आप उनके हाथ में पावर दोगे तभी ना। जब पावर प्रॉपरली शेयर होगा तभी कहलाएगा ना पीपल्स रूल। तो ये बात तो हमको आम बात है कि अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होना ही है। तो इसी को लिखा गया इट इज़ पावर शेयरिंग इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट, मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है। समझ रहे हो, अगर डेमोक्रेसी शरीर है तो उसकी आत्मा क्या, पावर शेयरिंग। समझा आप लोग ने। तो डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग की पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ जम पॉसिबल, बोले तो जम पॉसिबल। अब सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि देखो एक डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, पावर शेयरिंग किसके बीच में होगा, पावर शेयरिंग किसके बीच में होता है, उनके बीच में होता है कि मतलब वो लोग जो इस पावर शेयरिंग से इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो लोग भी आते हैं उसमें, जो रूल बना रहे हैं वो लोग भी आते हैं इसमें, और जो आगे इफेक्ट होंगे वो लोग भी आएंगे। तो ये खास बात है कि नहीं। आपको पता है डेमोक्रेसी में कोई भी रूल बनता है उससे सब लोग इफेक्ट होते हैं, उसको रूल को बनाने वाले भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। वो लोग जो लोग उसको रूल को फॉलो करेंगे वो लोग भी इफेक्ट होंगे, चाहे वो इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है बेकार भी हो सकता है। और तीसरी चीज़, वो किसी को इफेक्ट फ्यूचर में भी कर सकता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, बोरिंग है, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं। हमने क्या बोला था कि डेमोक्रेटिक रूल में, ठीक है, पावर शेयरिंग किसके बीच में होगा, जो भाई उससे इफ़ेक्ट होने वाले हैं और या उस इफ़ेक्ट के साथ जिन लोगों को रहना है उनके बीच में क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है। और लास्ट पॉइंट है कि इन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट मतलब वैध, वैध मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की एग्रीमेंट से बनी है, वो क्या करता है, वहाँ पर सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, तो सिटीजन्स लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, डिज़ायरेबल, ठीक है। मतलब पावर शेयरिंग होनी चाहिए किसके बीच में, लोगों के बीच में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहला तो प्रूडेंशियल रीज़न और सेकेंड वन इज़ द मोरल रीज़न, ठीक है। तो ये तो कहानी थी बेल्जियम की, श्रीलंका की, और भाई क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक और कहानी सुनते हैं दैट इज़ खलील्स डायलिमा। मतलब भाई खलील कोई व्यक्ति है, क्या उसकी दुखिया है, क्या उसकी दुख भरी कहानी है, हमको उस कहानी को देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि भारत में, मतलब इंडिया में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें कल पढ़ना है। आज हम पढ़ते हैं खलील्स डायलिमा, मतलब खलील की कौन सी दुख भरी कहानी है, चलिए उसे देखते हैं। तो चलिए खलील भाई के साहब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि क्या कहानी थी खलील की। तो कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक दूसरी कहानी से, ठीक है। ये कहानी एक दूसरी कहानी से चालू होती है। तो कहानी क्या थी, कहानी ये है कि 2 व्यक्ति, 2 प्राणी, 2 मनुष्य, 2 दोस्त साथ में घूम रहे थे। कहीं पे, मॉडर्न बच्चे हैं, मोटर साइकिल पे तो घूमेंगे नहीं, वो लोग घूम रहे थे मोटर बाइक पे बिना हेलमेट के, ठीक है। अब पता नहीं देखिए हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। तो ये दोनों घूम रहे थे, लॉकडाउन में घूम रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे,
ठीक है। अब ये घूम रहे थे तो उसमें जो विक्रम था, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम था विक्रम और दूसरे का नाम था विठल, ठीक है। तो दो व्यक्ति, पहला है जिसका नाम था विक्रम और दूसरा था विठल। तो ये विक्रम क्या था, ही वॉज द ड्राइवर, ये क्या रहा था, गाड़ी चला रहा था। और जो विठल था, ही वॉज अ पिलन राइडर। अब पिलन राइडर का मतलब क्या होता है, पिलन का मतलब होता है जब भी हम बाइक चलाते हैं तो आपके पीछे जो व्यक्ति बैठेगा, जैसे जो व्यक्ति चला रहा है उसको तो हम राइडर कहेंगे, इज अ ड्राइवर, और जो पीछे बैठा है उसको कहा जाता है पिलन राइडर। तो ये दोनों मस्त चल रहे थे गाड़ी में, हवा खा रहे थे। अब क्या हुआ, ये विठल भाई साहब थे ना, ये बोले कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग देखा जाए। इंटरेस्टिंग क्या देखा जाए, तो बोले भाई मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी किसकी सुनाऊंगा, तो कहानी मैं तुझे खलील भाई की सुनाऊंगा। कहानी भरी थोड़ी दुख भरी है। देखो रियल में हम तो ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे नहीं, हमें क्या करना है पावर शेयरिंग से। पर यहाँ पर विक्रम और विठल मस्त पढ़ने वाले बच्चे, सिविक्स में इंटरेस्ट इन लोगों को, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट इन लोगों को, SST में इंटरेस्ट इन लोगों को। तो ये लोग गाड़ी पे घूम रहे थे, हवा खा रहे थे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। तो विठल ने क्या किया, कहानी सुनाना चालू किया। तो कहानी कहाँ की है, कहानी एक जगह की है जिसका नाम है लिबानोन, ठीक है। कहाँ की कहानी है, लिबानोन, जिसकी कैपिटल सिटी है, मतलब राजधानी है, कैपिटल सिटी क्या भाई, बीरट। मेरठ नहीं है, बीरट है, BEIRUT। तो कहानी है लेबनान जगह की जिसकी कैपिटल है बीरट। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था खलील। अब भाई जो खलील साहब थे ये क्या थे, ही वॉज अ मैन, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इनके जो पिताजी थे वो कौन से रिलीजन के थे, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस में भी आपको पता है टाइप होता है, तो उसमें ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। और इनकी जो माता जी थी, मतलब द मॉम, शी वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, मतलब इट वॉज अ लव मैरिज, ठीक है। जो खलील के फादर थे ही वॉज अ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और जो उनकी मम्मी थी शी वॉज अ सुन्नी मुस्लिम। देखिए आपको लग रहा है स्टार्टिंग से ही कहानी में ट्विस्ट आ गई है, पिताजी क्रिश्चियन थे, मम्मी जी मुस्लिम थी। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर लेबनान में सिविल वॉर हुआ। क्या हुआ, सिविल वॉर हैपेंड। अब आपको पता है सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब दो कम्युनिटी एक विथिन एक कंट्री में उनके बीच में झमक जाए और जिसके कारण एक वॉर के जैसा बड़ी लड़ाई होने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। तो वहाँ पे उस समय सिविल वॉर हुआ था। और जो खलील के अंकल थे, खलील्स अंकल वॉज किल्ड, मतलब उस लड़ाई में, सिविल वॉर में उनके अंकल को मार दिया गया, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। कहानी समझ में आ रही है, कहानी है लेबनान की जिसका कैपिटल सिटी है बेरट। अब जो खलील व्यक्ति था वो बेरट में रहता था, उसके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और उनकी माता जी सुन्नी मुस्लिम थी, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ लेबनान में, और जो खलील के अंकल जी थे उनको मार दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। सही बात है ना, कितना लड़ाई करेगा कोई। तो एट द एंड ऑफ वॉर, जब लड़ाई ख़त्म हुआ ना, तो जितने भी लेबनान के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने क्या सोचा कि यार लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्रीमेंट करते हैं। तो जितने भी लीडर्स थे ना वो लोग एक साथ पांठेले पे बैठे, दे केम टुगेदर एंड एग्रीड, मतलब पांठेले पे नहीं, कहीं प्रॉपर जगह पे उन लोगों ने मीटिंग की और उनने क्या बोला, हम चलो क्या करते हैं ना कि कुछ बेसिक रूल बना देते हैं काई के लिए, पावर शेयरिंग के लिए। लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है, सब हमें लोग दोनों लोगों को एक साथ में रहना है, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो सबको एक साथ में रहना है। लड़ाई झगड़ा करके क्या मतलब है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि रूल बना देते हैं जिससे पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो भाई अब चलिए देखते हैं इनका रूल क्या था।
रूल भी बड़ा खतरनाक था। इनने जो रूल बनाया था पावर शेयरिंग का वो थोड़ा सा विचित्र था। विचित्र क्यों था? तो इनने क्या बोला कि जो भी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक कैथोलिक क्रिश्चियन ही होगा। मतलब अगर आप कैथोलिक क्रिश्चियन हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसके अलावा कोई अदर पर्सन को वो पोजीशन नहीं दी जाएगी। और जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी, प्राइम मिनिस्टर वो कौन बन सकता है? ओनली सुन्नी मुस्लिम। जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, उसी में से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। वो चाहकर प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता या प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। मतलब उन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से रिलीजन के हिसाब से सीट्स डिसाइड कर दी कि हमेशा प्रेसिडेंट एक कैथोलिक क्रिश्चियन में का ही होगा और हमेशा प्राइम मिनिस्टर एक सुन्नी मुस्लिम ही होगा। और उसके बाद बची कहानी, किसकी सीट बची? तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। वो कौन बनेगा? तो वो बनेगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियंस में दो टाइप्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन, ठीक है। और वैसे मुस्लिम्स में भी दो टाइप होते हैं, एक सुन्नी मुस्लिम और एक शिया मुस्लिम, ठीक है। तो सबको क्या कर दिया गया, एक पोजीशन फिक्स कर दी गई। और जो भी वहाँ स्पीकर्स होंगे वो कौन बनेंगे भाई? तो शियाज मुस्लिम्स। मतलब उन लोगों ने क्या किया कि लड़ाई झगड़ा मत करिए आप लोग, हम सबको एक पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। क्या बोले कि जो भी प्रेसिडेंट होगा कंट्री का वो कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन। प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? कोई तो भी सुन्नी मुस्लिम। डेप्यूटी पीएम कौन बनेगा? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। और स्पीकर कौन बन सकता है? शिया मुस्लिम। ये पोजीशंस आपस में चेंज नहीं होंगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो लोग क्या किए, सब लोग भैया एग्री कर दिए, बोथ केम टू एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब ये जो बोथ क्यों बोला गया है, क्रिश्चियंस एक ग्रुप, मुस्लिम एक ग्रुप, ये सब लोग क्या हुए, एग्री कर दिए और बोले कि ठीक है हम लोग इस देश में रह जाएंगे, आप लोग ने जो बोला है रूल उसको हम फॉलो करेंगे, प्रॉपर पावर शेयरिंग की जाएगी और हम किसी अदर कंट्री से कोई हेल्प नहीं लेंगे। जैसे क्रिश्चियंस लोग ने बोला कि हम लोग फ्रेंच लोगों से हेल्प नहीं लेंगे और मुस्लिम लोगों ने बोला कि हम लोग भी सीरिया से कोई हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। हेल्प क्यों लेना, समझ रहे हो, ज़बरदस्ती शासन करने के लिए। तो उनने क्या बोला, हम लोग किसी से हेल्प नहीं लेंगे, आपने जो ये रूल बना दिया है हम लोग उसे रूल को फॉलो करेंगे और हम भी क्या करेंगे, हम भी करेंगे पावर शेयरिंग, समझा। पर अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, अभी तक की कहानी आपको क्लियर हुई है बराबर। एक कंट्री था जहाँ पे एक व्यक्ति था, पिताजी उसके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, मम्मा सुन्नी मुस्लिम थी, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। और सिविल वॉर जब ख़त्म हुआ तो जितने भी लेबनान के लीडर्स थे उनने बोला लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कुछ रूल्स बनाते हैं और पावर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये थे उन लोगों के रूल्स। पर ये जो खलील भाई साहब थे ना, उनको ये सिस्टम पसंद नहीं आया। क्यों, तो चलिए देखते हैं। अब कहानी में आगे क्या बोला कि जो भी सिस्टम था ना तो खलील को पसंद नहीं आया। तो खलील डिड नॉट लाइक दिस सिस्टम। मतलब उसको पसंद नहीं आया, यार ये क्या आप लोग बोल दिए, ये सही नहीं है सब। या ऐसा क्यों था, तो ही वॉज अ पॉपुलर मैन, बड़ा फेमस मैन था। और एक और बात अलग है, पॉपुलर से ज़्यादा एक चीज़ और थी, विथ पॉलिटिकल एम्बिशन। अब समझ गए आप लोग, ये हम लोग के समान डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, ये बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता था। मतलब प्रेसिडेंट बोलिए, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, इसको एक बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए थी। अब जैसे कि हमें पता है कि खलील के पिताजी लोग क्या थे, क्या थे इनके पिताजी थे क्रिश्चियन, वो भी कौन से, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और माताजी कौन थी, सुन्नी मुस्लिम। और जैसे कि हमने देखा, आप इसको देखिए, हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन। तो खलील तो दोनों ही नहीं था ना, उसके पिताजी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मम्मा थी सुन्नी मुस्लिम। तो अगर वो दोनों में से किसी एक का भी रिलीजन फॉलो करता, मान लीजिए वो अपना रिलीजन बोलता है कि आई एम अ सुन्नी मुस्लिम, तो मैक्सिमम पोस्ट क्या बन सकता है भाई, वो मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और अगर पिताजी की बात मानेगा, पिताजी का रिलीजन फॉलो करेगा, तो भाई बन सकता है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर।
पर वो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। तो उसने क्या बोला, अरे हम तो बहुत फेमस हैं, हमारा दबदबा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है कि हमको सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्यों नहीं मिल सकती, समझ रहे हो। तो वो उसी से उसका दिमाग ख़राब हो गया कि मेरे को मतलब ही कैनॉट रीच, वो चाह कर भी कैनॉट रीच टॉप पोजीशन, मतलब वो चाह कर भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पोजीशन थी वो फिक्स्ड थी किसके लिए, कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए। तो ये तो क्या था, ये दोनों रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा था भाई, नाइदर पिताजी का भी नहीं, मतलब नाइदर ही फादर्स रिलीजन फादर्स नॉर मदर रिलीजन, ठीक है। मतलब इसने दोनों का ही रिलीजन फॉलो नहीं करा था, और करता भी तो क्या मिलता, प्रेसिडेंट तो कभी बन नहीं पाता। तो इसको क्या लगा यार कि यार ऐसा क्यों है, वाई लेबनान में भी कांट बी लाइक नॉर्मल डेमोक्रेसी। वो क्या बोलने लगा कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, क्यों नहीं लेबनान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाता है कि इलेक्शन होगा, जो व्यक्ति खड़ा होगा जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो रूल करेगा। ऐसा फालतू कंडीशन क्यों बनाया गया है, उसका यही बोलना था कि आप लोग क्या करिए, लेबनान में भी डेमोक्रेसी ला दीजिए, नॉर्मल डेमोक्रेसी में जैसा होता है, इलेक्शन होगा, जिसको लोग पसंद करेंगे उससे वोट देंगे, ठीक है। ये सिस्टम तो हट जाएगा ना। फिर वो सोचता था कि मैं तो पॉपुलर हूँ, एक पॉलिटिकल एम्बिशन था मेरा, तो मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। पर ये जो रूल बना दिया गया था लेबनान में, उसके हिसाब से तो एक कैथोलिक क्रिश्चियन ही मेरे से प्रेसिडेंट बन सकता है, और मैं तो कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ नहीं। तो ये सिस्टम उसे बहुत बेकार लगा, यार ये सिस्टम सही नहीं है। तो ये सब ना वो क्या कर रहा था, ही वॉज डिस्कसिंग ऑल दिस विथ एल्डर्स, मतलब जितने भी ना बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, आजी बाबा लोग, सब लोगों से ये बात डिस्कस कर रहा था कि क्यों ऐसा है कि लेबनान को डेमोक्रेसी जैसा क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो अब ये जितने भी एल्डर्स थे ना, ये बेचारों ने क्या देखा था अपनी आंखों के सामने, इन लोगों ने आंखों के सामने देखा था सिविल वॉर, लड़ाई झगड़ा मार काट सब देखा था। तो ये बोले भैया जी आप शांत रहिए, जो डिसाइड कर दिया हम लोग के लीडर ने वही अच्छा है, हम लोग नहीं चाहते कि फिर से कुछ गड़बड़ हो, फिर से सिविल वॉर हो, हमें नहीं चाहिए कोई डेमोक्रेसी, कोई अदर रूल नहीं। जो एग्रीमेंट साइन हो चुका है लीडर्स के बीच में, जो रूल्स बना दिए गए हैं हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहानी आगे चली रही थी कि ये दोनों भाई साहब जहाँ पहुँचना था इन लोगों को, विक्रम और विटल को, वो दोनों वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद हुआ क्या कि जो विटल है ना, जो कहानी सुना रहा था, उसने ना विक्रम को एक क्वेश्चन पूछा, आस्क्ड क्वेश्चन टू विक्रम, मतलब एक तो कहानी भी सुनाया, ये भाई चुपचाप सुन भी रहा था, ठीक है, चुपचाप से सुना ना, कोई मस्ती की क्या नहीं, कहानी सुन भी रहा था, बेचारा चला यही रहा था ना, विठल तो पीछे बैठा हुआ था। अब इसको क्वेश्चन क्या पूछा, विक्रम को क्वेश्चन ये पूछा कि अगर तू होता, तू है बोलना, पर अगर तेरे हाथ में पावर दे दी जाए तो तू क्या करता है लेबनान में, क्या तू डेमोक्रेसी लाता, या उसी रूल को चलने देता, या कुछ अदर चीज़ लाता। तो विठल ने ये क्वेश्चन विक्रम को पूछा। अब विक्रम भैया सोचने लग गए कि ये क्या करे, क्या किया जाए। तो हमें करना क्या है, आपकी बुक के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, अब आप बताइए, आप रहते वहाँ पर तो आप क्या करते, या आप कुछ विक्रम भाई को सजेशन दो कि ये क्या आंसर दे विठल को, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, एक कहानी थी आपकी बुक में जो मैंने समझाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कहानी समझी होगी, नहीं समझी होगी तो वीडियो को फिर देखिएगा, एक बार बुक रीड कर लीजिएगा, आप लोग को खलील की दुखभरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग ये देखेंगे कि भारत में, इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।